राजा वीर सिंह के महल में चारों ओर रहस्यमय माहौल हो गया था और इसकी वजह थी अनुभव की गिरफ्तारी। महल में एक अजीब खेल खेला जा रहा था, जहां एक ओर राजा वीर सिंह अनुभव को कारागार में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर चंदा अपने गुनाहों में पर्दा डालने के लिए अनुभव को जल्द से जल्द राजा वीर सिंह की गिरफ्त से आजाद कराना चाहती थी, क्योंकि पुश्तैनी जेवर असल में किसने चोरी किए थे, इसकी खबर अभी किसी को भी नहीं थी। अनुभव की गिरफ्तारी से महल में सब अपना मकसद पूरा करना चाहते थे, सिवाय एक इंसान के, जो इन सब मुसीबतों के बीच अनुभव को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रही थी। मीरा। उसने अनुभव के बताए हुए गुप्त कक्ष की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। चारों ओर से अंधेरे इस कक्ष में दूर दूर तक किसी की आहट नहीं आ रही थी। खुद को संभालते हुए मीरा ने जैसे ही अपना कदम आगे की ओर बढ़ाया, उसका पैर वहां रखे बड़े से संदूक से टकराया। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि अचानक तंत्रा की दी हुई उसकी अंगूठी का नगीना चमकने लगा और इस अंधेरे गुप्त कक्ष में चारों ओर उजियारा हो गया। ये देखकर मीरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने जब कक्ष के चारों ओर नजरें घुमाई तो वो दंग रह गई। कक्ष के चारों तरफ एक विचित्र सा नक्शा बना हुआ था, जो धुंधला पड़ा हुआ था। योग्य है, अजीबोगरीब नक्काशी है, जरा करीब से देखो तो। दीवार पर बने इस नक्शे को साफ साफ देखने के लिए मीरा ने जैसे ही उसके करीब जाकर उसे छुआ, अचानक उतनी दीवार अंदर की ओर चली गई। मीरा ने जब उस दीवार के अंदर जाकर देखा तो उसे एक कच्चा पक्का रास्ता दिखा, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये कोई मामूली रास्ता नहीं था। यो कौन सा रास्ता है? मन ने कच्चू ठीक ना लागे से। इतना कहते ही मीरा ने अभी अपने कदम उस रास्ते की ओर बढ़ाए ही थे कि अचानक उसकी अंगूठी से आ रही रोशनी झिलमिलाने लगी, मानो उसे खतरे से बचाने का संकेत दे रही हो। अनुभव को बचाने के लिए वो अभी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती थी। उसने अपने कदम पीछे की ओर लिए और गुप्त कक्ष में संदूकों की खोजबीन शुरू कर दी। किसी भी संदूक में एक भी जेवर नहीं था। अगर चंदा ये जेवर चुरा कर ले भी रही है तो आखिर वो इनका क्या करती है? अभी उसके मन में सवाल आया ही था कि अचानक गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला। एक छोटे से प्रकाश से मीरा ने किसी को संदूक की तरफ आते हुए देखा। वो जल्दी एक कोने में जाकर छिप गई। धीरे धीरे नक्शे वाली उस दीवार की ओर उस परछाई के कदम बढ़े और उसने दीवार को अंदर की ओर धकेला, जिससे दीवार दोनों ओर से खुल गई। धीरे धीरे वो अजनबी कदम दीवार के अंदर पहुंचे। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद मीरा ने धीरे धीरे अपने कदम उस इंसान की ओर बढ़ाए। अपनी नादानी से मीरा एक ऐसी गुप्त जगह में पहुंच गई थी जिसके रास्ते भी उसे मालूम नहीं थे। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसकी सांसें थमती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके कदम किस चेहरे का पीछा कर रहे थे। खुद को इस अजनबी की नजर से बचाने के लिए वो एक बड़ी सी दीवार के पीछे छिप गई। उसने जैसे ही दूसरी ओर नजरें घुमाई, उसके सामने खड़ी थी चंदा, जो उसी दीवार की ओर देख रही थी जहां मीरा छुपी हुई थी। चंदा की नजरों को देखकर मीरा डर गई। हे भगवान, यो कौन सी मुसीबत में फंस गई मैं। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। अब उसके सामने और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि चंदा की नजरों ने उसे देख लिया था। जैसे जैसे उसके कदम मीरा की ओर बढ़ रहे थे, मीरा के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। अचानक उसके कदम मीरा के सामने आकर रुक गए और खुद मीरा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। चंदा मीरा के बिल्कुल करीब खड़ी थी। यहाँ से खुद को बचाना किसी के लिए भी नामुमकिन होता। कुछ देर तक अपनी आंखें मूंदने के बाद जब मीरा को चंदा की आवाज नहीं आई तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चंदा उसके करीब होकर भी उसे नहीं देख रही थी। ये देखकर मीरा को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ देर चंदा को देखने लगी। आखिर यो हमारी तरफ क्यों ना देख रही है? मीरा के मन में सवाल आया। फिर उसने ध्यान से चंदा की ओर देखा और अपना हाथ उसकी आंखों की ओर बढ़ाया। मीरा के करीब होने के बावजूद भी चंदा उसे नहीं देख पा रही थी। ये देखकर मीरा हैरान हो गई। आखिर ये कौन सी नई शक्ति थी जिसने उसे अदृश्य बना दिया था? ये जादू था मीरा की अंगूठी का।
जिसे तंत्रा ने उसे सौंपा था। अंगूठी अपना विचित्र जादू दिखा रही थी और मीरा इन सब से हैरान हो गई थी। कुछ पल के लिए उसके पैर एक ही जगह थम गए, लेकिन तभी अनुभव का ख्याल उसके दिल में आया और उसने इस विचित्र स्थान की खोजबीन शुरू कर दी। कुछ कदम आगे जाते ही उसे ढेर सारे बक्से दिखाई दिए। उसने धीरे धीरे जब कदम आगे बढ़ाए तो उसके सामने जेवरों का ढेर पड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गई। इतने सारे जेवर जेवरात, कौन इनको ऐसे फेंक सके है? यो चंदा का काम लागे है। लेकिन ऐसो क्यों करेगी चंदा? अभी वो चंदा के मंसूबों को समझने की कोशिश कर रही थी कि चंदा ने दीवार के कोने को दूसरी ओर धकेला, जिससे जेवरों के ढेर दूसरी दिशा की ओर गिरने लगे। मीरा ने देखने की कोशिश भी की, लेकिन इतनी गहराई में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो गुप्त कक्ष पूरी तरह से खाली हो गया था और चंदा उस दीवार के बाहर जाने लगी थी। ये देखकर मीरा भी उसके पीछे पीछे बाहर की ओर चली गई। वो अभी भी अदृश्य थी। वो तुरंत कारागार की ओर भागी, जहां अनुभव को बंदी बनाकर रखा था। जैसे जैसे उसने कारागार की ओर कदम बढ़ाए, उसके जहन में अतीत की यादें ताजा होने लगी। इसी कारागार में उसकी माँ अम्बा को भी राजा वीर सिंह ने एक बार बंदी बनाकर रखा था। उसे जैसे ही कारागार के चारों ओर नजरें दौड़ाई, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। उसने धीरे से अपने कदम एक अंधेरे कारागार की ओर जब बढ़ाए तो वो चौंक गई। राजा वीर सिंह के सिपाहियों ने अनुभव को जंजीरों में कैद करके उसे बंदी बनाया हुआ था, मानो वो कोई खूंखार अपराधी हो। वीर सिंह की अमानवीयता देखकर मीरा का खून खौल गया। अनुभव की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव को आवाज लगाई, अनुभव, अनुभव। लेकिन अनुभव तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। ये देखकर मीरा परेशान हो गई। अभी वो इसका हल निकाल ही रही थी कि अचानक वहां चंदा आ गई। ये देखकर मीरा कुछ समझ नहीं पाई। चंदा के कदम अनुभव के कारागार के सामने जैसे ही आके रुके, उसने अनुभव को देखा और बोली, अनुभव, कैसे हो तुम? चंदा का सवाल सुनकर अनुभव ने उसकी ओर देखा और बोला, आप भी जानते हो कि मैंने कोई जेवर नहीं चुराए हैं। मैं बेकसूर हूँ। अनुभव की बात सुनकर चंदा ने कारागार के बाहर से ही अनुभव का हाथ धीमे से पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम यहाँ से बाहर होगी। चंदा को अनुभव के इतना करीब देखकर मीरा के होश उड़ गए। आखिर यो चंदा करना क्या चाह रही है? अभी उसके मन में सवाल आया ही था कि चंदा ने अपने कदम कारागार से बाहर की ओर मोड़े और कारागार से जाते जाते सिपाहियों से कहा, महारानी के कक्ष की तलाशी ली जाए। महल में चंदा की बात को कोई भी नहीं टाल सकता था, लेकिन सिपाहियों के सामने अब चुनौती महारानी के कक्ष की तलाशी लेने की थी। यो चंदा आखिर मेरे कक्ष की तलाशी क्यों करवा रही है? इतना सोचते ही अदृश्य मीरा सिपाहियों के पीछे पीछे जाने लगी। सिपाहियों ने सावधानी पूर्वक कक्ष का दरवाजा खोला और कक्ष में जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाए, उनमें से एक सिपाही की जोर से आवाज आई, महाराज को इसके बारे में जल्द से जल्द बताओ। इतना कहते ही दूसरा सिपाही सभा की ओर दौड़ा। मीरा समझ नहीं पाई कि आखिर सिपाही भाग क्यों गया था। जैसे ही उसने अपने कक्ष के भीतर कदम रखा, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो सारे जेवर जो उसे गुप्त कक्ष में दिखाई दिए थे, उनके ढेर उसके कमरे में बिखरे पड़े थे। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर इतने सारे जेवर उसके कक्ष में कैसे आ गए थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी अचानक भीड़ की आवाज उसकी ओर आई, आपको महारानी के कक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ मैं आगे बढ़ूंगा। अचानक उसके कानों में राजा वीर सिंह की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे राजा वीर सिंह के कदम उसकी ओर पड़े। उसे जैसे ही मीरा के कक्ष में बिखरे जेवरों को देखा, उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ये क्या कर दिया मीरा तूने? मीरा दूसरी ओर से राजा को देख पा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाती रही, क्यों हमारी हरकत ना है, लेकिन राजा वीर सिंह तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। राजा वीर सिंह ने कक्ष से बाहर आकर सिपाहियों को आदेश दिया, महारानी को जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करो। इतना कहते ही वो वहां से चला गया, लेकिन मीरा के लिए ये गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी थी
कि आखिर चंदा के चोरी किए हुए जेवर उसके कक्ष में कैसे आ गए। महल में मीरा की खोज शुरू हो गई थी और मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक तरफ थी उसके खिलाफ साजिश और दूसरी तरफ था ये विचित्र जादू जिसने उसे अदृश्य बना दिया था। अपने सामने बिखरे जेवरों की ओर अचानक उसके कदम बढ़ने लगे। इसके पहले कि वो अपने कदमों को रोक पाती, उसके हाथ बिखरे जेवरों को छूने लगे। अचानक उसकी अंगूठी के नगीने ने चमकना शुरू किया और तभी किसी ने जोर से उसके कक्ष के दरवाजे को खोला। उसके सामने खड़ी थी चंदा। मीरा की ओर देखते हुए उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, रानी सा यहाँ है। ये देखकर मीरा दंग रह गई। क्या ये मारे को देख सकती है? अचानक उसके सामने खड़ी चंदा के आदेश से सिपाहियों ने मीरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मारे को, हाथ ना लगाओ मुझे। अभी मीरा सिपाहियों को रोक ही रही थी कि चंदा ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे से बोली, अब चोर को तो पकड़कर ही बंदी बनाया जाएगा ना। ये सुनकर मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि जो इल्जाम उसके सिर लगा था वो उसे भली भांति वाकिफ थी। उसे चंदा की आंखों में गुस्से से देखा। अचानक चारों ओर घुटन का माहौल बन गया। आसपास खड़े सिपाही विचलित होने लगे और मीरा के सामने खड़ी चंदा के होंठ सूखने लगे। इस स्थिति को काबू कर पाना किसी के बस में नहीं था। अभी मीरा गुस्से में चंदा की आंखों में देख ही रही थी कि उसकी नजर अचानक उसके मुरझा रहे चेहरे की ओर पड़ी। मीरा का ध्यान भटक चुका था और आसपास सिपाही और सामने खड़ी चंदा सांस ले पा रहे थे। चंदा ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर कुछ कदम दूर मेज पे रखे पानी की ओर बढ़ी। तभी मीरा ने पीछे से टोकते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ छल हुआ तो इस महल को पानी भी नसीब ना होगा। मीरा की बात सुनकर चंदा उसकी ओर मुड़ी और बोली, आप कहना चाहती हो कि आपने कोई गुनाह नहीं किया? इतना कहते ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया। आदेश पाते ही सिपाहियों ने जैसे ही मीरा को छुआ, मीरा ने एक ही झटके में उनके हाथों को खुद को छूने से रोक दिया और चिल्ला के बोली, रानी हूं इस महल की, मारे से तमीज से बात कर। अगर तू बहन है तो मैं भी राजा वीर सिंह की पत्नी हूँ। मैंने अगर अपनी जुबान खोल दी तो कोई ना बचेगा। मीरा की आवाज सुनकर एक पल के लिए चंदा स्तब्ध हो गई थी, लेकिन मीरा की खोखली धमकियों पर वो ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मीरा के अदृश्य होने के राज से वो अनजान थी। इस बात से बेखबर कि मीरा उसके गुप्त कक्ष से भली भांति वाकिफ थी। उसने अपने कदम कक्ष से बाहर की ओर बढ़ाए और सिपाहियों की पकड़ से आजाद मीरा उनके घेरे में कारागार की ओर बढ़ने लगी। उसकी अंगूठी की चमक अभी भी धीमा धीमा प्रकाश दे रही थी। इस बात से अनजान मीरा जैसे ही कारागार की ओर बढ़ने लगी, उसे कारागार के बाहर राजा वीर सिंह दिखा, जो उसे अपने करीब आते हुए देख रहा था। राजा वीर सिंह ने मीरा की ओर कदम बढ़ाए और सिपाहियों को आदेश दिया, मुझे महारानी से अकेले में बात करनी है। आदेश पाते ही जैसे सिपाहियों ने मीरा के इर्द गिर्द से छंटना शुरू किया, अचानक चंदा ने आवाज ऊंची करते हुए राजा वीर सिंह की ओर कदम बढ़ाए। भैया, अब खुद कानून कैसे तोड़ सकते हैं? पहले इनको कारागार में डाला जाएगा और फिर उसके बाद। इससे पहले चंदा अपनी बात पूरी कर पाती, राजा वीर सिंह ने गुस्से से अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, चुप हो जाओ। तुम जानती हो तुम किसके सामने खड़ी हो? इतना कहते ही राजा वीर सिंह मीरा को अपने साथ ले गया। राजा वीर सिंह की इस बेइज्जती से चंदा की आंखों में प्रतिशोध के आंसू छलकने लगे। उसे राजा वीर सिंह की ओर घूर कर देखा, जो मीरा के साथ एक कक्ष में जा रहा था। मीरा को कक्ष में ले जाते ही राजा वीर सिंह ने उसके मासूम चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर सूखे पड़े आंसुओं को देखकर वो मीरा के करीब आया और बोला, कहाँ थी तुम? उसका सवाल सुनते ही मीरा घबरा गई। आखिर अपने अदृश्य होने का राज वो कैसे छुपाएगी? उसे कुछ सोच के राजा वीर सिंह की ओर देखा और जवाब दिया, तुम्हारे कक्ष में, जहाँ जेवर बिखरे पड़े हुए थे। राजा वीर सिंह ने गंभीरता से सवाल किया, क्या वो जेवर चुराने में तुम्हारा हाथ था? सवाल सुनते ही मीरा की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे ना करते हुए अपना सिर हिलाया। मीरा से उसका जवाब सुनते ही जैसे ही राजा वीर सिंह ने आगे की ओर कदम बढ़ाए, मीरा ने पीछे से टोकते हुए कहा, लेकिन इससे साबित होता है कि जेवर अनुभव ने भी ना चुराए हैं।
मीरा के मुंह से अनुभव का नाम सुनकर राजा वीर सिंह के माथे पर सलवटें साफ साफ दिखने लगी। वो मीरा की ओर मुड़ा और बोला, नहीं, इससे साबित होता है कि चोरी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था और उस लड़के की वकालत करने कोई ना कोई सभा में जरूर आ जाएगा। महल की रानी को वकालत करने की जरूरत नहीं है। राजा वीर सिंह के शब्दों से ईर्ष्या की बू आ रही थी, लेकिन इसका जवाब मीरा अभी नहीं दे सकती थी। इसलिए वो शांत राजा वीर सिंह के साथ कक्ष से बाहर की ओर आ गई। अचानक मीरा को अपनी अंगूठी से प्रकाश आता हुआ दिखा। ये देखकर मीरा घबरा गई, क्योंकि दोबारा अदृश्य होने के लिए वो तैयार नहीं थी। चारों ओर से लोगों की निगाहों में घिरी मीरा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी अंगूठी का प्रकाश भी तेज होता जा रहा था। ये देखकर मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली। क्या मीरा खुद को इस अनजाने और बेवक्त हो रहे जादू से बचा पाएगी? क्या मीरा अनुभव को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या उसकी अंगूठी उसके लिए नई चुनौतियां लाएगी? मीरा की अंगूठी की चमक बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दुपट्टे के आंचल से अंगूठी को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसका डर जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसकी अंगूठी की चमक वैसे वैसे और भी बढ़ती ही जा रही थी। उससे थोड़े ही फासले पर सभी खड़े थे। चंदा उसे एकटक घूरे जा रही थी। मीरा ने अपने डर पे काबू रखते हुए अंगूठी के नगीने पे ध्यान केंद्रित किया, तो अंगूठी मानो उसका इशारा समझ गई थी। मीरा ने राहत की सांस ली, क्योंकि अंगूठी उसका कहा मानकर अब अपनी चमक दमक समेट चुकी थी। राजा वीर सिंह ने मीरा को समझाकर अपने दरबार का रुख किया, और चंदा ने छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों का रुख किया, क्योंकि अब कुछ भी हो नहीं सकता था। महल के एक कोने में बैठी मीरा का मन बहुत परेशान था। उसे ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनुभव उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अनुभव अब पहले जैसे नहीं रह गया था। वो मुझे पहले की तरह क्यों नहीं देखता है, ना ही मेरे रूप और गुण की बात करता है। क्या अनुभव को अब हमारी कोई चिंता नहीं है? अब बस चंदा के इर्द गिर्द मंडराता फिरे है। वो ये नहीं समझ रहा है कि चंदा उसे अपने बातों के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल कर रही है, और अनुभव भी धीरे धीरे उसकी तरफ आसक्त होता जावे है। यदि ऐसा ही रहा तो हमारा अनुभव हमारा कभी नहीं हो पाएगा। वो चंदा का होके रह जाएगा। मन ने ही इसका कुछ उपाय करना होगा। मीरा वहां से निकल पड़ी। उसे अब अनुभव से मिलना था। रास्ते में जाते हुए वो किसी दासी से पूछ पड़ी, दासी, वो अनुभव नाम का शाही नौकर कहाँ है? मुझे उसे मिलना है। जाओ, उसे बुला कर लाओ। कहो महारानी ने तुरंत ही उन्हें याद किया है। दासी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैंने उन्हें राजकुमारी चंदा के पास देखा है। वो उन्हें अपने किसी निजी काम के लिए शयन कक्ष के अंदर ले गई है और कहा है कि हम दोनों को कुछ समय के लिए एकांत दे दिया जाए। मीरा ये सुनकर और बेचैन हो उठी। उसका अंतर मन उससे कह पड़ा, अनुभव इस समय राजकुमारी के शयन कक्ष में? चंदा को ऐसो के खास काम पड़ गया कि उसे अनुभव को अपने शयन कक्ष में बुलाना पड़ गया, और वो दोनों वहां कर क्या रहे होंगे? मीरा वहां से निकलकर चंदा के शयन कक्ष की ओर गई, और चंदा के शयन कक्ष के पास पहुंचकर वो एक झरोखे से देखने का प्रयास करने लगी। थोड़ी ही कोशिश के बाद वो देख पा रही थी कि चंदा अनुभव के साथ शयन कक्ष में थी। चंदा अनुभव की तस्वीर बना रही थी, और सामने बैठा हुआ अनुभव मानो पत्थर की मूर्ति बना हुआ था। अनुभव का कुर्ता खुला हुआ था। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो चंदा की कलाकारी से प्रभावित था। चंदा उसका चित्र बनाई जा रही थी। मीरा यह सब देख रही थी। अरे, ये चंदा कैसे अनुभव को अपने जाल में फांसकर अपनी ओर खींच रही है। चंदा मौका पाकर बीच बीच में अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, और वो इसी बहाने कभी उसे इधर हाथ लगाती और कभी उसे उधर, कभी उसके बाजू को छूती तो कभी कंधे को सहलाती। एक बार तो चंदा अनुभव के इतना करीब हो गई कि उनकी सांसें टकराने लगी।
मीरा यह सब देख रही थी। तभी उसे नाराजगी में पास पड़े बड़े दीपदान पर जोर से लात मारी और उनका एकांत भंग हो गया। मीरा ने तुरंत एक तरफ अपने आप को दीवार की ओट में छिपा लिया, कहीं कोई उसे देख न ले। अनुभव चंदा को बोला, लगता है कोई है, मुझे अब जाना होगा, काफी समय हो गया है। मैं यहाँ हूँ, यह बात किसी को पता नहीं है। चंदा गर्म सांसों से बोलने लगी, ये तो और भी अच्छी बात है, इसी बहाने हमें तुम्हारा और समय मिलेगा। चंदा अनुभव के धीरे धीरे बहुत करीब आ गई। उसके सीने पर चंदा ने अपने गाल टिका दिए। अपने सूखे होठों पर कई बार उसने ललचाई जुबान फेरी, पर कुछ सोचकर चंदा वहां से हट गई। अनुभव को कुर्ता पहनने का इशारा किया। अनुभव जाते जाते घबराकर कहता गया, मानो ये सब उसकी गलती हो। मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया है, वो मुझे पूरा करना बहुत जरूरी है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। कमरे से निकलते ही वो मुड़ा और मीरा सामने खड़ी थी। वो मीरा को कुछ क्षण के लिए देखता रह गया, क्या बोले। फिर अनुभव ने वहां से जाने की नाकाम कोशिश की कि तभी मीरा ने उसे रोक लिया। जो जाहिर था, सो अनुभव वहीं रुक गया। उसके करीब आकर मीरा बोली, अनुभव, नजरें चुराना भी सीख गए। अब मैं थारे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? अनुभव उसकी बात पर ध्यान न देकर आगे बढ़ना चाहता था, पर मीरा ने उसका रास्ता रोक लिया था। मुझे तुमसे बात करनी है। अनुभव उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बस सीधे खड़ा रहा और मीरा की बात सुनने के लिए तैयार था। मीरा बोली, मैं तुम्हें चंदा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अनुभव उसे संकोच से देख रहा था। मीरा बोलती रही, तुम जैसे चंदा को समझते हो, चंदा वैसी है नहीं। वो तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, बस। अनुभव को गुस्सा तुरंत आया और वो उसकी बात को बीच में काटते हुए बोल पड़ा, और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो अपने मतलब के लिए क्या क्या कर रही हो। मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना? मीरा को ये बात चुभी, पर वो आराम से बोली, मैं तो बस तुम्हें आगाह करने आई थी कि तुम्हें चंदा से दूर रहना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अनुभव बात काटते हुए बोल पड़ा, तुम्हें मेरी जान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मुझसे दूर रहो। न जाने तुमने क्या जादू कर दिया है। राजा जी और महल के बहुत से लोग तुमसे परेशान रहते हैं, और सच बात तो ये है कि तुम्हें किसी की नहीं पड़ी है। तुम्हें बस अपनी चिंता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हो तुम। दरअसल तुम ना पूरी खुदगर्ज हो। अनुभव के इतने विरोध से मीरा आश्चर्यचकित हो गई। वो अनुभव को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी, अनुभव, हमारी बात सुनो और गुस्सा मत होना। पहले मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, बाद में मन न करे तो जवाब मत देना। मैं आज भी जानती हूँ कि थारे अंदर हमारा पुराना वाला अनुभव है, जो मन में आज भी कहीं ना कहीं बहुत प्यार करता है। उस प्यार की खातिर हमारी बात सुन ले। अनुभव सुनना चाहता था कि मीरा को क्या कहना है, और मीरा बोलती गई, कुछ बातें मैं तुमसे साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तुम्हें चंदा से दूर रहना है। मैंने देखा कि वो तुम्हें कैसे अपने जाल में फांस रही है, और तुम उसके रूप रंग में इतना खो गए हो कि तुम्हें अपने ऊपर मंडराने वाले खतरे का तनिक मात्र भी संकेत नहीं है। मीरा बोलते हुए थोड़ा मुड़कर इधर उधर देख पड़ी, जैसे मानो वो अपनी गलती स्वीकार करने जा रही हो। और मैं इसलिए भी तन्ने आगाह करना चाहूँ कि इस पूरे महल में थारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर मीरा जब दोबारा मुड़ी तो अनुभव वहां नहीं था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी और अनुभव वहां से बिना कुछ कहे चला गया था। वो आगे बढ़ी और उसे ऐसा लगा कि महल के दूसरे कोने से अनुभव आगे की ओर चला जा रहा था। मीरा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वो देख पा रही थी कि आगे रास्ता मुड़कर नीचे की तरफ जा रहा था। वो उसे अनुभव समझकर उसका पीछा करती रही और एक जगह पर पहुंचकर चारों ओर अनुभव को खोजने लगी, पर वो उसे नहीं मिला। फिर उसे किसी के सन्नाटे में चलने की आवाज आई। वो दूर से देखती रही। कोई परछाई मशाल लिए उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो अनुभव नहीं हो सकता था। वो दूसरी तरफ चलने लगी, पर ऐसा लगा परछाई उसका पीछा कर रही हो। तभी उसकी नजर अपनी उंगलियों पर पहनी जादुई अंगूठी पर टिकी और उसे एक तरकीब सूझी, और उसने तुरंत उसके नगीने पर हाथ फेरा और गायब हो गई। मशाल लेके जो उसका पीछा कर रही परछाई थी, वो दूर किसी और मोड़ से ही निकल गई थी। मीरा समझ गई
कि कोई उसे देख नहीं पाया था। इस बार उल्टे मीरा ही उस परछाई का पीछा करती गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि परछाई गायब हो गई और मीरा उसका पीछा करते हुए तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वो गायब परछाई फिर से दिखाई पड़ने लगी। मीरा उसके पीछे लग गई। वो परछाई तहखाने के बड़े सुरंग से होकर जाने लगी। मीरा के मन में बहुत अजीब से सवाल आ रहे थे। महल के अंदर ये सुरंग कैसे, और कौन है जो सुरंग में चला जा रहा है? इस बात का पता माहरे को जरूर लगाना चाहिए। वो परछाई कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। कदम दर कदम मीरा का डर बढ़ता जा रहा था, पर यह जानना भी जरूरी था कि वो परछाई किसकी थी। तभी उसका पैर किसी अज्ञात चीज पर पड़ा। वो देख पा रही थी कि उसके पैरों के पास बहुत सारे सूखे कंकाल थे। सुरंग में हर जगह हड्डियां ही हड्डियां बिखरी पड़ी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे किसी सड़े हुए मांस की बदबू भी आने लगी थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखी और आगे बढ़ती ही गई। बदबू और असहनीय रूप से तेज हो गई। फिर चलते चलते वो वहां पहुंची जहां पानी में पड़े हुए सड़े गले मांस के लोथड़े थे, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत बुरा हुआ होगा। ये लाशें किसकी है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और फिर खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। इस कमरे में कई मशाल लगे थे। किसी बड़े जीव की हड्डियां भी रखी हुई थी। वो अनदेखा जीव आकार में बहुत बड़ा था, अनुमान से हाथी से भी बड़ा था। मीरा के मन में कई सवाल और बढ़ते जा रहे थे। ये इतने बड़े जीव की हड्डियां यहाँ कैसे आई हैं? कौन उनको यहाँ लाया? और ये कितने समय से महल के तहखाने में बंद है? क्या महाराज इन सब के बारे में जानते भी हैं? इन सब चीजों का रहस्य क्या है? कौन हो सकता है इन सब के पीछे? ये सब का राज जानने के लिए मीरा आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते वो रुक गई। कोई आवाज वो सुन पा रही थी। ये गुत्थी भी सुलझानी पड़ेगी। और फिर वो और आगे गई। आवाज डरावनी थी और तेज भी होती गई, मानो किसी ने बड़े विशाल आकार वाले जानवर को बंदी बना लिया हो। उसकी दहाड़े इतनी भयानक थी जैसे कई बादल एक साथ गर्जना कर रहे हो। मीरा पहुंचकर देख पा रही थी कि तहखाने के एक कमरे में एक बड़े शेर जैसे जीव को जंजीरों से बांधा गया था, जो शेर से 5 गुना बड़ा था, और वो खूब दहाड़े मार रहा था। मीरा का कलेजा दहल गया। उसकी गर्जना बहुत ही जोरदार थी। वो जोर से जंजीरों पर प्रहार कर रहा था। मीरा को लगा अब वो जंजीरें उसे बहुत ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकती थी। मीरा ये सब देखकर बहुत हैरान हो गई थी। कुछ समझ पाती कि तभी उसे दूसरी तरफ से एक और जीव के गुर्राने की आवाज आई, और वो देख पा रही थी कि एक अजगर की तरह दिखने वाला, जो जंजीरों से बंधा हुआ था, आग उगल रहा था। उसी उगले आग की रोशनी में वो देख सकी एक काले रंग का घोड़ा भी था, जिसके पंख थे। मीरा के आने से सारे जीव बेहद नाराज लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो अदृश्य मीरा को देख सकते थे। फिर मीरा की नजर आधे सांप और आधे घोड़े वाले जीव पर पड़ी। सर सांप का था तो धड़ घोड़े का था। उसे भी बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया था। बेड़ियां अभिमंत्रित लग रही थी, क्योंकि जब वो जानवर जोर लगाते उनसे बिजली के झटके लगते, और जानवर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन शांत हो जाते थे। आगे जाने की हिम्मत मीरा में नहीं थी। जितना देख लिया था उसके डर से कांपे जा रही थी मीरा। मीरा ने इस तरह के भयावह जीवों को अपने जीवन में पहली बार देखा था, क्योंकि ऐसे जीव पृथ्वी पर हो ही नहीं सकते थे। उसके मन में कई सारे ख्याल आ रहे थे। ये जीव यहाँ इस अवस्था में, यदि इन जीवों को किसी ने रिहा कर दिया तो क्या होगा? बाप रे, बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। अगर ये जीव गलती से भी आजाद हो गए तो ये अपनी भूख मिटाने के लिए गांव वालों को पकड़ पकड़ खाना शुरू कर देंगे, और पूरे गांव में दहशत का माहौल खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल यो है कि इतने ताकतवर जीव इन बेड़ियों में किसने रखे हैं? किसने इन्हें ऐसे कैद किया होगा? क्या कोई निजी स्वार्थ के लिए इन्हें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? मीरा को ये सब सवाल बहुत परेशान कर रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पाई थी। ये सब उसका अनुमान ही तो था। तभी अंधेरे में मशाल लिया हुआ आदमी सामने आया और मीरा छिप गई। वो उसे मशाल की रोशनी में साफ देख सकती थी।
मीरा उसे देखकर बिल्कुल चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो स्वयं राजा वीर सिंह है। महाराज उन जीवों के सामने बहुत आराम से खड़े थे। वो निर्भीक थे और निहत्थे भी थे। मीरा के मन में सवाल गूंजा, राजा वीर सिंह यहाँ इन जीवों के साथ? कुछ तो बड़ा षड्यंत्र रच रहो है राजा वीर सिंह, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। महाराज उनसे बात भी कर रहे थे। भूखे हो मेरे बच्चों, तुम्हारी ये भूख मेरे काम आएगी, और अगर तुम सब मेरे काम ना आ सकोगे तो तुम्हें मैं वहीं भेज दूंगा जहां से तुमने यहाँ आने की भूल की है। वैसे इस भूल का हिस्सा मैं भी हूँ, लेकिन भूल तो हुई है। ये सब सुनकर मीरा सिहर उठी थी। ये जीव तो उनकी किसी योजना का हिस्सा लागे हैं। अगर वीर सिंह ने इन जीवों को आजाद कर दिया तो ये तबाही मचा देंगे, पूरे इलाके को यमलोक बना देंगे। मैं जीते जी राजा वीर सिंह की योजना कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें रोकूंगी, तुम्हारे होते ये ना होने दूंगी। क्या मीरा चंदा से अनुभव को बचा पाएगी? क्या मीरा राजा वीर सिंह के इरादों से टकरा पाएगी? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।